नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसके माध्यम से हम लोग वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपका मैप पर कमांड रहेगा अच्छा, तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। ये जो आपके सामने मैप बना हुआ है, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके पहले मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे देखिए। और उसके बाद आज आगे हम इसको कवर करेंगे, लेकिन कल मैंने क्या पढ़ाया था उसको भी रिवाइज करते हुए आज हम इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे। ये आपके सामने जो मैप है और इसमें कई आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये आपको जो पहला सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये ब्राज़ील है। और आप मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा। अगर आपने कल की वीडियोस नहीं देखी है या देखी भी है तो एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ये आपका जो देश दिखाई दे रहा है ब्राज़ील है। ये फ्रेंच गुयाना है, फ्रांस की एक टेरिटरी है फ्रेंच गुयाना। ये सूरीनेम है, सूरीनेम इसकी कैपिटल भी याद रखिएगा पैरामेरिबो है। ये आपका गुयाना है, ये फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है, ठीक है। इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन, याद रखिएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वेनेजुला दिखाई दे रहा है। आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर लीजिए कि वी के अच्छा इंग्लिश के वी अक्षर जैसा दिख रहा है, लेटर जैसा, तो ये आप इसको वेनेजुला कह सकते हैं। ये सब मैंने कल की वीडियो में बताया, लेकिन एक बार आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये वेनेजुला है, ये आपका कोलंबिया है, याद रखिएगा कोलंबिया। अच्छा, ये आपको दक्षिणी अमेरिका के पूरब में जो आपको समुद्र दिखाई देता है, महासागर जो दिखाई देता है, वो अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में जो महासागर है, ये आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है। इधर जो भी देश हैं, जैसे ये देश कल आपने पढ़ा था चिली है, तो चिली किस महासागर से सीमा साझा करता है, तो आप जानेंगे कौन सा महासागर यहाँ पर है, प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए ब्राज़ील किस महासागर से सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे ये अटलांटिक से सीमा साझा करता है, ये अटलांटिक है। हम देश को पढ़ रहे थे, ये ब्राज़ील है, कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ये फ्रेंच गुयाना है, कैपिटल है केन। ये सूरीनाम है, कैपिटल है पैरामेरिबो। और ये गुयाना है, कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये वेनेजुला है, कैपिटल है कराकस। मेरे साथ बोलिए, वेनेजुला कराकस। ये आपका है कोलंबिया। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है इक्वेडोर, कैपिटल है क्विटो। ये आपको दिखाई दे रहा है पेरू, कैपिटल है लीमा। ये आपको दिखा रहा है बोलीविया। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है बोलीविया है। ये पराग्वे है और ये उरुग्वे है। पराग्वे और उरुग्वे दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों आपस में सीमा नहीं साझा करते हैं। ये कौन सा है, पराग्वे, और ये उरुग्वे। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है इधर साइड में, ये चिली है। और ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये अर्जेंटीना है। ये देश हैं दक्षिण अमेरिका के, ये आपने कल पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ वेनेजुला से लेकर दूसरा कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया और चिली, अर्जेंटीना में, इन पूरे देशों में विस्तार है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का, एंडीज पर्वत। और याद रखिएगा जो लैंड पर है, वाटर में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वाटर में फिर जाएंगे तो अटलांटिक रीज भी काफ़ी लंबी है, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट अगर कहा जाए तो आप देखें कितने देशों में विस्तार है एंडीज पर्वत का। और ये जो आप देख रहे हैं तमाम, आपको कल मैंने जो माउंटेन्स रेंजेस पढ़ाई थी वो सभी एंडीज के ही भाग हैं। तो एंडीज का विस्तार कितने देशों में है आपसे पूछा जाए अगर, तो निम्न में से अब प्रश्न ये पूछा सकता है कि निम्न में से किस देश में एंडीज का विस्तार नहीं है, और 4 विकल्प दे दे। उसमें ब्राज़ील दे दे, कोलंबिया दे दे, वेनेजुला दे दे और इक्वेडोर दे दे, तो आप कहेंगे सर ब्राज़ील में नहीं है। कुछ लोग इसी को टिक मार कर आएंगे, उसको सोचेंगे कि ब्राज़ील तो सबसे बड़ा देश है, तो हो सकता है कि उसमें ही हो, लेकिन ब्राज़ील में नहीं है। तो आपको यही चीज़ें गहराई से समझनी है। आपने इस बात को समझा, एंडीज का विस्तार वेनेजुला से लेकर चिली तक है, ठीक है। और इसमें कुछ माउंट रेंजेस आपको जाननी है। जैसे इसी एंडीज पर पूरे साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है एकांकागुआ। कौन सा, माउंट एकांकागुआ। 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स,
ये माउंट एकांकागुआ है। अच्छा, आपसे पूछा जाए किन दो देशों के बीच है, तो माउंट एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, यानी कि चिली और अर्जेंटीना से दोनों में इस पर्वत का विस्तार है। ठीक है। दूसरा जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा ओजस डेल सैलाडो है, ये पूरे साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है, ये नीचे वाला माउंट एकांकागुआ। उसके बाद दूसरा है माउंट ओजस डेल सैलाडो। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनो है ना, ये हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट है, लेकिन ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कौन सा? माउंट ओजस डेल सैलाडो। ठीक है, ये क्या है? माउंट एकांकागुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा ओजस डेल सैलाडो किस देश में है माउंट, तो आप इसको बताएंगे कि सर ओजस डेल सैलाडो आपका चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, दोनों देशों में। सभी किसके भाग है? एंडीज का। जो मैंने ग्रीन कलर का डॉटेड यहाँ पर दिखाया है, ये एक्चुअली एंडीज को ही दिखाया है। ठीक है, और अगर हम ये क्रम भी दिया जा सकता है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में देख रहे हैं कि जो क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो अब यहाँ पर संभावना है कि उत्तर से दक्षिण अगर इसे पूछा जाएगा या दक्षिण से उत्तर, क्रम पूछा जा सकता है। तो आपने देखा। इसके बाद ये एल मिस्टी है। अच्छा, प्रश्न ये पूछेगा कि एल मिस्टी कहाँ है, किस देश में है, तो पेरू में है, ये भी एक्टिव है, एल मिस्टी है। उसके बाद ये हुआस्करन है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, किसके भाग हैं? एंडीज के। ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है ग्रीनरी, इसको आप देख रहे हैं, ये एल मिस्टी माउंटेन है, ये हुआस्करन है। ठीक है, और इसके बाद आपने चिम्बोराजो का नाम सुना होगा और कोटोपैक्सी का नाम सुना होगा। आपने ये ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। चिम्बोराजो एक्चुअली क्या होता है कि एक और माउंटेन का नेम दे देता है, परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि पर्वत का नाम दे देगा और या तो महाद्वीप का नाम देगा या और अंदर जाएगा तो देश का नाम दे देगा। तो जैसे अगर उसने दे दिया चिम्बोराजो कहाँ है, तो आपको सामने अब फिर जहाँ पर आपको दिखेगा इक्वेडोर, आप वहाँ पर टिक मारेंगे उसको। तो इस प्रकार से मिलान करने के लिए आता है देश और पर्वत को, कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है या कौन सा पठार कहाँ पर है या कौन सी झील कहाँ पर है। यही इसी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों पर्वत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी, कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये कौन सा देश है? इक्वेडोर है। ठीक है, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को जाना। इसके अलावा ये कॉर्डिलेरा है, कॉर्डिलेरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कोलंबिया में है। कोलंबिया की खास बात है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों, यहाँ से पनामा है, तो यहाँ पर हम आगे फिर आपका कैरिबियाई द्वीप है और उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार से ये बॉर्डर समझ लीजिए है, इधर आपका अटलांटिक है महासागर और इधर आपका प्रशांत महासागर है। तो ये आपका एक ऐसा देश है कोलंबिया जो दो महासागरों से सीमा साझा करता है। ये प्रश्न अगर पूछेगा तो आप इसको बता दीजिएगा। तो आपने पर्वत पढ़ा। ठीक है, प्रमुख झीलों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पर हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, नाम है टीटीकाका लेक है। ठीक है, प्रश्न पूछा सकता है कि हाईएस्ट सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य, जहाँ पर नौकागम्य झील, तो ये आपका टीटीकाका है। टीटीकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, यानी यहाँ पर अगर आपका मैं बताऊँ लेक टीटीकाका है। ठीक है, और यहाँ पर लेक पुपो है, मैंने कल पढ़ाया था लेकिन कुछ चीज़ों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप अगर भूल रहे हो तो याद आ जाए। यहाँ पर लेक पुपो है। लेक पुपो लेक कहाँ पर है? बोलीविया में है, पूरी तरह से इसी देश में है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और लेक है, पुपो है, और ये लेक मराकाइबो है, और ये आपका ओरिनोको है। ठीक है, लेक मराकाइबो है, यहाँ से ओरिनोको रिवर भी बहती है। ये आपका लेक मराकाइबो है, मराकाइबो झील है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइटनिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल कहते हैं। बिजली ज़्यादा गिरती है, चमकती है। ठीक है, तो 4 झीलें आपको बस यहाँ पर प्रमुख रूप से जाननी है। ब्राज़ील जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील ये लेगोस डी पैटोस है। ठीक है, ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील लेगोस डी पैटोस, ये एक लैगून झील है। भारत में भी कई लैगून झीलें हैं, आप कमेंट करके बताएं कि भारत में कौन सी लैगून झीलें हैं। तो ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी लैगून लेक है।
आपने 4 झीलों को देखा। ठीक है, इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में मैंने याद बनाया है यहाँ पर, ये अटाकामा मरुस्थल है। यहाँ पर एक पेरू धारा भी बहती है। पेरू धारा के बहने के कारण इसके प्रभाव में आकर यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हम्बोल्ट करंट कहाँ पर बहती है, तो कम से कम ये भी आपको याद रहे, ये आपका चिली है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर मरुस्थलीय स्थिति बनती है। अटाकामा ये पूरा का पूरा शुष्कतम क्षेत्र है। पूरे साउथ अमेरिका में देखेंगे तो ये वहाँ का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? अटाकामा मरुस्थल तो याद रखिएगा चिली में है। ठीक है, दूसरा पेटागोनिया का मरुस्थल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन देखिए है, ये जो आपको देख रहे हैं ये एंडीज माउंटेन है। जब हवा बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जब हवा बहती है तो ये हवा यहाँ पर बहती है, इस पर्वत के मार्ग में पड़ जाने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। जैसे आपने भारत में देखा होगा कि पश्चिमी घाट पर्वत पर से टकराकर बारिश होती है एक और दूसरे किनारे पर बारिश नहीं होती है ना। मुंबई में बारिश होती है, इधर पुणे साइड में बारिश नहीं होती है, उस लेवल की बारिश नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर बीच में पर्वत है, कगार है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी पर्वत है, और भारत का पर्वत तो कुछ पठार है, लेकिन ये तो इसकी ऊंचाई अधिक है ना, एंडीज है, और इसके प्रभाव के कारण इधर जो है बारिश नहीं हो पाती है, जिस कारण से यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका पेटागोनिया का मरुस्थल है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। ये आपको मरुस्थल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने बनाया है, ये पेटागोनिया का मरुस्थल आपको बनाया है। अब हम थोड़ा सा पठार के बारे में चर्चा इसकी करेंगे। जो आपको मैंने यहाँ पे रेड कलर में बनाया है, यहाँ पे डॉट किया है, ये बोलीविया का पठार है। नाम से स्पष्ट है बोलीविया, तो भाई बोलीविया देश में है, लेकिन कुछ हद तक पेरू में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बोलीविया का पठार कहाँ पर है? पठार पर्वत से थोड़े नीचे होते हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है, 600-700 मीटर ऊंचे लगभग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोलीविया का पठार है। इसकी खास बात यह है कि प्रश्न ये पूछेगा कि बोलीविया का पठार किस देश में है? नहीं, तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है बोलीविया। इसकी खास बात यह है कि चारों ओर इसके एंडीज पर्वत है और चारों ओर एंडीज पर्वत से घिरा हुआ है। और जब कोई पर्वत चारों ओर से जब कोई पठार चारों ओर से पर्वत से घिरा होता है तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। यानी कि यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसमें आपने अगर देखा और आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि 4 पर्वतों के नाम दे दिया और उसमें पूछा निम्न में से अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार चारों ओर से, ये आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ है ये एंडीज है। तो चारों ओर से एंडीज से घिरा हुआ पठार है, बीच में थोड़ा नीचे क्षेत्र है और चारों ओर से पर्वत है, इसलिए इसको हम बोलीविया का पठार यानी कि अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है माटो ग्रासो का पठार, बस इसमें इतना याद रखना है कि माटो ग्रासो का पठार है कहाँ पर। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये माटो ग्रासो का पठार है और ये बोरबोरेमा प्लेट्यू है। कहाँ पर है? बस इतना याद रख लीजिए इन दोनों के बारे में कि ये ब्राज़ील में है। ठीक है, तो माटो ग्रासो का पठार कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और बोरबोरेमा प्लेट्यू कहाँ पर है? ये भी ब्राज़ील में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेट्यू, ये आपका पेटागोनिया का पठार है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप मरुस्थल बता रहे थे, वहाँ की परिस्थितियाँ मतलब मरुस्थली है जलवायु, लेकिन यहाँ पर पठार भी तो है, उस पठार को आप कहेंगे पेटागोनिया का पठार। और जब कोई पर्वत रहता है और पर्वत के फिर नीचे कोई और दूसरा पठार होता है कुछ इस तरह से, तो ये इस पर्वत के लगभग निचले क्रम में है, इसके पैर के पास, आधार के पास है, इसको हम गिरिपद पठार कहते हैं। गिरी मतलब पर्वत, पद मतलब उसके जड़ के पास, नीचे उसके पैर के पास, तो ये पैर से मतलब यहाँ पर उसके आधार के पास है। तो इस कारण से इसको हम गिरिपद प्रकार का पठार कहते हैं। ये गिरिपद पठार है। ठीक है, फुट हिल में है इसको, मतलब इस पर्वत के
आधार में है, किसके? एंडीज के। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा पेटागोनिया पठार कहाँ पर है? तो आप जानते ही हैं अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, ये मरुस्थल भी है। ठीक है, तो अभी आपने मरुस्थल को देख लिया, पठार को भी देख लिया। अभी हमको यहाँ पर ग्रासलैंड देखना है। एक और चीज़, ये इनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है लिथियम ट्रायंगल, तो ABC करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिथियम की पैदावार मतलब लिथियम बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ABC से। अब हम आते हैं ग्रासलैंड पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, एक तो शीतोष्ण घास होती है, एक उष्णकटिबंधीय घास होती है। आप पृथ्वी के बारे में तो इतना जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और 23.5 उत्तर में जो जाती है वो कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिण में जो जाती है वो भूमध्य रेखा, माफ़ करिएगा मकर रेखा, बीच में जाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। सूर्य लगभग वर्ष भर इन्हीं रेखाओं के आसपास जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहता है सूर्य, और इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय। जैसे भारत में 23.5 अंश के उत्तर में जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हैं आप, जम्मू कश्मीर में हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, तो आपके यहाँ ठंडी भी पड़ता है, यानी कि आपके यहाँ उष्ण भी जलवायु है, गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, तो आपके यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन जो 23.5 से नीचे जाएंगे, अगर आप कर्नाटक में चले जाएंगे, आप केरला में चले जाएंगे, तो वहाँ पर ठंडी उतना नहीं पड़ती है, ठंडी लगभग न के बराबर होती है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 0 डिग्री होते हुए 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के जो भी जलवायु है वो, या जो भी घास के मैदान हैं, उनको उष्णकटिबंधीय घास कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाएगा? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि घास के प्रकार भी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि 4 घास देकर एक बता देगा कि इसमें अलग कौन है, ये बता दो, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है या शीतोष्णकटिबंधीय घास है, तो आप शीतोष्ण कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप देश की लोकेशन देख रहे हैं, कल मैंने आपको यहाँ पर एक भूमध्य रेखा बताया, इधर कहाँ से जा रही है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के बारे में आप जान ही रहे हैं, और कर्क रेखा के बारे में भी, माफ़ करिएगा मकर रेखा के बारे में भी आपको बताया गया। तो मकर रेखा से जो नीचे दक्षिण होगा, वो जैसे मैंने बताया, इसके नीचे जो आएगा दक्षिण में, वो शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शीत ऋतु का भी प्रभाव पड़ेगा और गर्मी का भी प्रभाव पड़ेगा। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो जाएगा तो गर्मी पड़ेगी, सूर्य यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर बहुत तेज ठंडी पड़ेगी। तो दोनों के प्रभाव के कारण 23.5 से नीचे जब जाएंगे आप, मकर रेखा से नीचे जाएंगे, तो ठंडी, यानी कि ठंडी और गर्मी दोनों शीतोष्ण हो जाएगा। लेकिन 23.5 यस से लेकर 23.5 यन तक के बीच के क्षेत्र में हमेशा जो भी घास का मैदान होगा वह उष्णकटिबंधीय घास का होगा। यानी मैंने कहा कैंपोज ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास, सेरडोस ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास, कटिंगस उष्णकटिबंधीय घास। ग्रान चाको को अगर देखेंगे आप, तो ये जो 3 देशों में फैला हुआ है, अब कौन कौन से 3 देश हैं आप बताइए। अगर मैंने आपको पॉलिटिकली बताया है तो आप बताइए ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है। ये मैं अभी फ़िलहाल ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आपकी मकर रेखा जाती है, तो मकर रेखा के नीचे थोड़ा सा क्षेत्र है तो ये तो शीतोष्ण हो जाएगा, और मकर रेखा के ऊपर भी थोड़ा सा क्षेत्र है तो उष्ण भी हो जाएगा। तो ग्रान चाको जो घास का मैदान है वह दोनों लक्षण रखता है, यानी कि शीतोष्ण भी और उष्ण भी। तो आपको जो घास के मैदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासलैंड पूछता है एग्जाम में। पहली बात तो ये पूछता है कौन सी घास मैदान कहाँ पर है, तो आपको अगर आपने मैप पढ़ा है तो फिर आपको ये तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि घास का मैदान कहाँ, किस महाद्वीप में है, ये तो आप जान ही जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में है, कंपोज है, सेरेडोस है, कटिंगस है, ठीक है। यहाँ पर लानोस है वेनेजुएला में, तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय होगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री, इसके ऊपर आपका कर्क रेखा जाती है, तो बीच का क्षेत्र है। तो ये मैंने बताया 23.5 यन से 23.5 यस के बीच जितनी भी घास के मैदान है उसको आप उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। तो लानोस आपका जो घास का मैदान है वो क्या है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ठीक है। यहीं से एक नदी भी बहती है, हम आगे नदी को अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी वीडियो में इसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने ग्रासलैंड पढ़ा, पठार पढ़ा, पर्वत पढ़ा और झीलों के बारे में, और इसके अलावा हमने पॉलिटिकली भी थोड़ा सा नॉलेज अपनी बढ़ा ली है। यहाँ पर जो आपको घास का मैदान दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये पंपास है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, पंपाज कहाँ पाए जाएंगे? अगर ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका है तो आप तो बता ही देंगे कि दक्षिण अमेरिका। सर दक्षिण अमेरिका नहीं है तो बता दीजिए फिर अर्जेंटीना है। अगर हो सकता है कोई और नीचे अंदर आ जाए, डीप आ जाए, तो भाई अर्जेंटीना बताएंगे। अर्जेंटीना किस प्रकार की है? तो 23.5 यस से नीचे है ना। अब आप बताइए उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्णकटिबंधीय? आप आसानी से बता सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय है। तो आपने इन घास के मैदानों को भी देखा। यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है। अल्फा अल्फा घास कहाँ पर पाई जाती है? अर्जेंटीना में, पंपाज जो क्षेत्र है यहाँ पर ही जो घास का मैदान होता है, शीतल घास पाई जाती है, उसको अल्फा अल्फा घास कहते हैं। तो मैंने आपको 5 बताया, पंपाज शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करूँ, ग्रान चाको 3 देशों में विस्तार है, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि वह उष्णकटिबंधीय भी है, शीतोष्ण भी है। उसके बाद कंपोज है, सेराडोस है, कटिंगस है, इनको याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और फिर लानोस, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये आज हमने इतना पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं वो समझ में आई होंगी। वीडियो को आपको अगर एक बार 2 बार और देखिए, और आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब मैं बताता हूँ तो उसको आप अपने दिमाग से सोचा करिए। जैसे मैंने ये कह दिया कि बताइए ये कौन सा देश है, तो आप दिमाग में सोचिए और बताइए कौन सा देश है। बताइए वेनेजुएला है। ये कौन सा देश है? यहाँ पर कौन सा झील है? लेक मराकाइबो है। लेक मराकाइबो, उसको क्या कहते हैं? अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल कहते हैं। क्यों? बिजली यहाँ पर बहुत चमकती है ना, प्रकाश हो जाता है रात के समय में तो पूरा एकदम उजाले की जैसा दिखता है। अर्थ की लाइटनिंग कैपिटल, ठीक है। ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब आप बताइए। पेटोस क्या है? आप सोचिए ये कौन सा देश है? अब आप विचार करें। कौन सा मरुस्थल है? विचार करें। ये कौन सा पर्वत है? विचार करें और इस पर विचार करें। दिमाग में अगर आपके आ रहा है तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। फिलहाल ये मैंने सेकेंड वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दक्षिण अमेरिका की ज़रूर बताएं, और आप वीडियोस को देखा करिए। आपसे ही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक इस वीडियोज़ को पहुँचाइए। आपसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग इसको देखेंगे वीडियोज़ को तो अपने को भी हिम्मत मिलेगा, और हम प्रयास करेंगे कि और मेहनत से वीडियो को बनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।